हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। उसी की कड़ी में आगे देखते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन है, भारत के महानगरों एवं संनगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। दूसरा है, 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। तीसरा है, संनगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की उच्च दर है। चौथा है, महानगरों एवं संनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता फलता जीवन क्या है? आनंददायक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या है? डी वाला। बाकी सब तो क्या है? सही है। ठीक है, आपका चाहे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो चाहे बी हो, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। महानगरों और संनगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है आपका? तो महानगरों और संनगरों की ओर आर्थिक स्थिति, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए लोगों का प्रवास बढ़ रहा है, इसलिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा, 4 महानगरों में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि भारत में आप देखते हैं कि अधिकतर जो संपन्न लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ निवास कर रहे हैं? महानगरों में कर रहे हैं। तीसरा, संनगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है, ये भी सही है। ठीक है, लास्ट में है, महानगरों एवं संनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलता जीवन क्या है? आनंददायक है। देखिए, ये चीजें नहीं है यहाँ पर। आधारभूत सुविधाएं जो हैं उनका विकास उतना नहीं हो सका है कि जीवन आनंददायक हो सके। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? डी वाला। आगे बढ़ते हैं, वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है। ठीक है, वर्षा स्तरी क्या है? एक प्रकार का बादल है, लेकिन ये कौन सा बादल है? उच्च मेघ है, निम्न मेघ है, मध्य मेघ है या कोई नहीं? ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका होगा जो निम्न मेघ। ठीक है, अब देखिए मेघ क्या होते हैं। मेघ आपके 3 प्रकार के हैं, उच्च मेघ हैं, मध्य मेघ हैं और निम्न मेघ हैं। उच्च मेघ जो आपके हैं ये 3 प्रकार के हैं। पहला आपका पच्छाद मेघ, दूसरा है पच्छाद कपासी मेघ, तीसरा है पच्छाद अस्तरी मेघ। ठीक, अगला है आपका मध्य मेघ। ठीक है, तो मध्य मेघ क्या है? तो मध्य मेघ आपके 2 हैं। कौन कौन से? ये आपके 2 हैं, एक है आपका अस्तरी में मध्य मेघ, दूसरा है कपासी मध्य मेघ। ठीक है, और जो आपके निम्न मेघ हैं ये भी आपके 3 प्रकार के हैं। कौन? पहला क्या है? अस्तरी कपासी, दूसरा है अस्तरी मेघ और तीसरा है वर्षा अस्तरी मेघ। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपके 3 प्रकार के हुए। अगला क्वेश्चन आपका कास्ट मैदान उदाहरण है। देखिए, जो कास्ट मैदान मिलता है वो आपको यूगोस्लाविया में मिलता है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर के तट पर यूगोस्लाविया में चूने की शैलों का अधिक विस्तार है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कास्ट स्थलाकृतियां मिलती हैं और यहीं पर कास्ट मैदान आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें पहला है, दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है। ठीक, दक्षिण दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है। दूसरा है, गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। तीसरा है, दक्षिण दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है।
चौथा है दक्षिण दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। दक्षिण दोलन और वाकर संचलन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, आप जानते ही हैं। गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला है दक्षिण दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है, ये नहीं है। ठीक है, दक्षिण दोलन का जो सकारात्मक सूचकांक है वो सबल व्यापारिक पवनों का सूचक है। और चौथा है दक्षिण दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब और पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब। देखिए, जब दक्षिण दोलन प्रभावी होता है तो हिंद महासागर में क्या होता है, निम्न दाब होता है। ठीक है, वही पूर्वी प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा गया है, नकारात्मक सूचकांक। जब सकारात्मक होता है तो हिंद महासागर में कौन सा होता है, निम्न दाब होता है, और प्रशांत महासागर में उच्च दाब। चूंकि यहाँ पर नकारात्मक सूचकांक की बात की गई है, इसलिए हिंद महासागर में क्या होगा, उच्च दाब होगा, और प्रशांत महासागर में निम्न दाब होगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4 सही है। अगला है क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी कहा जाता है। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को क्या कहा जाता है, अपवादवाद नहीं कहा जाता है, क्रमबद्ध भूगोल नहीं कहा जाता है, प्रादेशिकता नहीं कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है जीव भू विस्तार। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। ठीक, सबसे छोटा युग है, फिर कल्प है, उसके बाद महाकल्प है, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है आपका, इयोन है। सही आंसर आपका है ए। अगला क्वेश्चन है कहाँ स्थानांतरणीय कृषि को मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, तो मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका में कहा जाता है। मध्य अमेरिका के साथ साथ मेक्सिको में भी मिल्पा कहा जाता है। फिलीपींस में आपका कहा जाता है चैजिंग या कैगिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो सही आंसर आपका क्या है, मध्य अमेरिका, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कालगुरली विख्यात है। ठीक, कालगुरली क्या है, एक स्वर्ण उत्पादक खान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है। इसमें देखिए जो आपको मिलान करना है उसमें क्या है, एकरूपतावाद, इसको आप जानते ही हैं, जेम्स हट्टन, आधार तल, पावेल, प्रवणित सरता, गिलबर्ट, पाइन प्लेन, क्रिक में। ठीक, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, 2, 1, 4, 3। सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन है भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है। ठीक है, तो भूगोल में जो अंधेरा युग है उसकी जो अवधि है वो है 3री सदी से 12वीं सदी तक, जिसे डार्क एज कहा जाता है। वो 300 ईस्वी से, ठीक है, लेकर के 1200 ईस्वी तक के बीच को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका द पीपुल्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, द पीपुल्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं सर हर्बर्ट रिस्ले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो कॉफी जो होती है वो सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होती है, आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी के संगम पर बना है। ठीक है, तो जो आपका टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, पूछा गया कौन सा कारक सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा, सूर्य की कोणात्मक स्थिति, सूर्य की, मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है, ये सूर्य है, अगर ये सीधा पड़ेगा तापमान अधिक होगा, तिरछा पड़ेगा तापमान कम होगा। ठीक, ये आपका प्रभावित करेगा। दूसरा क्या है, दिन की लंबाई, अगर दिन की लंबाई अधिक है तो सूर्य तप अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, ये भी आपको प्रभावित करेगा। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य यदि इतनी दूरी पर है तो तापमान जितना होगा, वहीं यदि ये दोनों इतनी दूरी पर है तो तापमान अधिक होगा, इतने पर होंगे तो कम होगा। अतः इसकी दूरी भी क्या कर रही है, इसको प्रभावित करता है, लेकिन भूमिगत जल इसको प्रभावित नहीं करता। अतः सही ऑप्शन आपका क्या होगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। ठीक है, चंबल नदी घाटी किसका उदाहरण है,
तो इसमें आपका मरुभूमि तो होगा नहीं, पठार तो है नहीं, समतल भूमि भी नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या है? उत्खात भूमि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसमें अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ठीक है, कि जो अभ्रक है वो ज्यादातर आपका कहाँ पर है? झारखंड के क्षेत्रों में है, तो हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये ऐसे जिले हैं जिनमें अभ्रक की मेखला अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया। अभिकथन क्या है? तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल में, ठीक है, तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल में क्या है? मध्य भाग पर, क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवातीय दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। कारण क्या है? तिब्बत पठार उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। कि करेगा? ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी करेगा। ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी करेगा। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मिस्र में जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं उन्हें खमसिन कहा जाता है। ठीक, वही जो आपकी सिमूम है ये अरब सागर और सहारा के उष्ण मरुस्थलों में चलती है। बोरा आपकी एक ठंडी हवा है जो उत्तर पूर्व से एडियाटिक सागर की ओर चलती है। हरमेट्टन आपकी जो है ये भी सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है। जब ये गिनी के तट पर पहुंचती है तो शुष्क होने के कारण ये क्या होती है? वहां की आर्द्रता को समाप्त कर देती है, जिससे उस क्षेत्र में जो बीमारी फैली होती है वो समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ठीक है, तो पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है उसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा कार्बन का अवशोषण अधिक होता है और यहाँ पर मानव द्वारा इनको क्षति कम पहुंचाई गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? तो आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। ठीक, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को। अगला क्वेश्चन है आपका, सर हर्बर्ट रिसले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो इन्होंने जो भारतीय प्रजातियों को विभाजित किया है वो आपको 7 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है मंगोलायड, चौथा है आर्य द्रविड़, पांचवा है मंगोल द्रविड़, छठा है साइथो द्रविड़ और सातवां है तुर्को ईरानी। इस प्रकार इन्होंने 7 भागों में इसको डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस निवासी था। ठीक है, तो हेरोडोटस कहाँ का निवासी है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये यूनान का निवासी है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? ठीक है, तो आधुनिक समुद्र विज्ञान पूछा गया है, तो आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जॉन मरे हैं। सही ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का कार्य करता है? ठीक है, इसको तो सब लोग लगभग जानते होंगे, कौन सा है? विंध्य पर्वत। ठीक है, ये क्या करता है भाई? विंध्य पर्वत बीच में आपका फैला हुआ है, इधर आपका गंगा का मैदान है। ठीक है, इधर आपका क्या है? पठार है। ठीक, ये जो आपका है विंध्य पर्वत है, इसके नीचे सतपुड़ा है, उसके नीचे आपका पठार है, ऊपर क्या है? गंगा का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? ठीक, तो तापीय भूमध्य रेखा का मतलब ये है ऐसा कौन सा अक्षांश है जिस पर तापमान सबसे अधिक होता है? 20 अंश दक्षिण, 15 अंश दक्षिण, 15 अंश उत्तरी, 20 अंश उत्तरी। तो सबसे अधिक तापमान यदि आप देखेंगे तो 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर है। इसके पीछे कारण यह है कि 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पर वर्षा की मात्रा भी
भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम है और स्थल भागों की अधिकता के कारण यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक हो जाता है, इसलिए 20 अंश उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख सामुद्रिक व्यापारिक जलमार्ग नहीं है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप समुद्री मार्ग, ये आपका प्रमुख जलमार्ग है। पश्चिम यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, इस रास्ते से भी होकर के खूब व्यापार किया जाता है। उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग, इससे भी क्या होता है, अधिक मात्रा में व्यापारिक व्यापार किया जाता है। लेकिन जो आपका सही आंसर है वो क्या है, पनामा नहर न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। ठीक है, इसमें जो है आपका इतनी अधिक मात्रा में आपका व्यापार नहीं किया जाता है जितना अन्य की अपेक्षा किया जाता है, इसलिए जो आपका पनामा नहर न्यूजीलैंड महासागर मार्ग है ये प्रमुख समुद्री जलमार्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो भूकंप आता है 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी, एस और एल। ठीक है, ये धरातल पर चलती हैं, ये केवल ठोस माध्यमों में चलती हैं, ये क्या है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। ठीक, तो जो आपकी चट्टान है उसमें जो आपका संकुचन और फैलाव लाएगी वो आपकी कौन सी तरंग है, पी तरंग। सही ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन आपका है, बिलीबिली क्या है। ठीक है, तो बिलीबिली एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ये कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो किसने कहा ये कहा है ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, कि मानव ने क्या किया है, अपने सामंजस्य में प्रकृति ने जो भी चीजें निर्धारित की हैं उसकी सीमा को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो इसको तो लगभग सब लोग जानते होंगे, किसने कहा है, हैटनर ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं। तो समुद्र में कौन जो भाग आपका डूबा, जैसे ये आपका कोई स्थल खंड है, ठीक है, ये आपका समुद्र है, तो ये भी क्या है, आपका एक महाद्वीप का भाग है, तो इसको ये डूब गया है तो इसको क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, ये आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल होगा, ये मैदान होगा। ठीक, तो समुद्र में डूबे महाद्वीपीय भाग को क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यारडंग एक स्थलाकृति है, तो यारडंग कैसी स्थलाकृति है, तो यारडंग आपकी किसके द्वारा बनती है, हिमानी के द्वारा नहीं बनती है, कास्ट के द्वारा नहीं बनती है, नदी के द्वारा नहीं बनती है, किसके द्वारा बनती है, वायु के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की वायुड़ भू दृश्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मेटोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो इसको तो सब लोग जानते होंगे कि मेटेरियोलॉजिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, तो अरस्तु की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं है कि केवल पीजीटी में ही आएगा, ये कोई भी कंपटीशन हो आपका, चाहे टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, किसी भी उसमें पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, और चैनल, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।